Hello and welcome to Sprint UPSC. We are covering class 12th macroeconomics NCERT, chapter 4 इनकम डिटर्मिनेशन। अब तक हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स और मॉडलिंग ये क्या होती है और उसी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसमें हम लोग एग्रीगेट डिमांड को समझना चाह रहे थे और एग्रीगेट डिमांड में ही एक नेक्स्ट जो हमारे पास लिंक आता है, नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट आता है वो है इन्वेस्टमेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड और इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड को देखेंगे। तो अब तक हम लोगों ने जो करा, एक बार अगर हम लोग देखें कि एग्रीगेट डिमांड हम लोग एक्स आंटे में मतलब प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड को हम लोग पढ़ेंगे और एग्रीगेट डिमांड कुछ चीजों पे बेस्ड होता है। पहला होता है कंजम्पशन पे, then it is based on investments and then it is based on government expenditure इन पे बेस्ड होता है पूरा का पूरा एग्रीगेट डिमांड। अब कंजप्शन बेस्ड होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पे। अब हम लोग देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स का क्या असर पड़ता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट्स आर द एडिशन इन द इन्वेंटरी एंड स्टॉक ऑफ द कैपिटल गुड। जैसा कि हम लोगों ने एक बार पहले भी प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा हुआ है और दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट जो पिछला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था हीरो का, हीरो ने मार्केट में 1000 बाइक्स उतारनी है तो 1000 बाइक्स उतारने के लिए उसने प्लान करा, 1000 बाइक्स को उसकी प्रोडक्शन प्लान करी। तो ये 1000 बाइक्स अभी इसके वेयर हाउस में ही है जो अभी मार्केट में उतारनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इंक्रीज इन इन्वेंट्री, हीरो की इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। या तो कैपिटल स्टॉक में या फिर इन्वेंट्री में जो इंक्रीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? पहली चीज तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चाहिए कैपिटल। ओके, और आपको अगर कैपिटल चाहिए तो कैपिटल निर्भर करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी चीज हो गई जिसपे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है लेबर कैपिटल आउटपुट रेशियो। एक चीज, अब दोनों को एक बार समझते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस डिटरमाइंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, अब 100 करोड़ अरेंज करने के लिए बैंक के पास जाओगे। अगर बैंक कहता है कि मैं 8% एनुअल आपसे लेके आपको 100 करोड़ दूंगा, आपसे 8% एनुअल लूंगा मतलब 8 करोड़ पर एनम, या फिर बैंक कहे मैं आपसे 15% लूंगा, या लकीली आप मैन्युफैक्चरर चाइना में हो या फिर किसी दूसरे देश में हो तो दे विल बी चार्जिंग यू 2%। तो फिर फर्क पड़ता है इससे कि मैं कितना कैपिटल को उठाऊंगा। जब मुझे 2% मिल रहा होगा तो मैं 100 करोड़ क्यों, मैं 400 करोड़ उठाऊंगा, 400 करोड़, और 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करूंगा, बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हो जाएगी मेरी, एंड आई विल बी पेइंग 8% ओनली। अगर इंडिया में या फिर किसी हाई इंटरेस्ट बेयरिंग कंट्री में 100 करोड़ पे 8% देना पड़ता है और किसी कम इंटरेस्ट बेयरिंग कंट्री में 2% देना पड़ता है, तो दैट इन कंट्री, उस कंट्री में मैन्युफैक्चरर 4 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। उस वजह से अपने स्केल को वो बड़ा कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट बेयरिंग कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ये डिटरमाइन होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ेगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनली आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको यहाँ पे ग्राफ अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाता है इन्वेस्टमेंट। सपोज
और यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट लो होगा यहाँ पर, और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। सपोज यहाँ पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस, सपोज दिस इज R1, R1 पे इन्वेस्टमेंट है I1 दिस, R2 पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गई I, ठीक है, और ज़्यादा नहीं इतनी बढ़ी, R2 पे इतनी बढ़ी है, यहाँ पे इतनी थी इन्वेस्टमेंट, और ये अगर हम लोग कर्व कर लें तो ये हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इस तरीके से रिलेटेड है। एक चीज तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इस पे वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसके बाद एक और फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, वो है लेबर टू कैपिटल आउटपुट रेशियो। मान लेते हैं मेरे पास कैपिटल जो है वो 100 रुपीज की है, ओके, और लेबर को मैं वेजेस दे रहा हूँ, या फिर जितनी भी मैंने लेबर अप्लाई करी हुई है उसके ऊपर, सपोज 20 मैंने लेबर से अप्लाई करी हुई है, ठीक है, और मुझे जो आउटपुट आ रहा है उसमें कितना आ रहा है, 20 यूनिट्स का आ रहा है। अब मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा के मैं कर देता हूँ 200 रुपीज के, और लेबर भी मैं उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा देता हूँ, डबल कर देता हूँ 40। अगर ये 40 यूनिट्स मतलब सब कुछ डबल करने के बाद लेबर कैपिटल आउटपुट रेशियो ऐसा है कि कांस्टेंट ही रिटर्न आ रहा है, तब भी मेरे लिए ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है कि लेबर कैपिटल आउटपुट रेशियो ऐसी है कि जैसे ही मैंने लेबर बढ़ाया प्रेजेंट मशीनरी पे वो अब 50 देने लग गई। इसको कुछ इस तरीके से मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज एक सिलाई सेंटर है या फिर एक गारमेंट कंपनी है, उसमें बहुत सारी मशीन्स पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा कैपिटल है, कैपिटल स्टॉक है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। ये 5 कैपिटल है हमारे पास, मतलब 5 यूनिट्स हैं कैपिटल स्टॉक की। मैं अगर 3 लेबर को अब बैठाता हूँ यहाँ पे, तो मेरी क्या लेबर आउटपुट रेशियो क्या आएगी? ऑब्वियसली 2 कैपिटल इन्वेस्ट जो मेरे स्टॉक हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर मैं 2 लोगों को और लेके आऊंगा और बेटर एफिशिएंसी आएगी और अच्छा प्रोडक्शन आ जाएगा। अब हो सकता है कि मैं इसका डबल कर दूं, मैं 10 लेबर्स को कर दूं, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5 पहले शिफ्ट में, 5 दूसरी शिफ्ट में, एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाएगी। फिर मैं 30 भी कर सकता हूँ, 30 करने के बाद क्या हो जाएगा कि एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जैसे जैसे एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है क्या प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्शन की जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है क्या वो वेजेस को सप्लीमेंट कर पा रही है, मतलब वेजेस को कंपनसेट कर पा रही है जो वेज एक तरफ से इंक्रीज हो रही है। तो ये रिलेशन कि लेबर का कैपिटल के साथ क्या रिलेशन है, क्या कैपिटल ओवर यूज्ड है लेबर के उसमें कंटेक्स्ट में रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, क्या कैपिटल अंडर यूज्ड है, अगर कैपिटल अंडर यूज्ड है तो सर्टेनली मैं लेबर को बढ़ा सकता हूँ, और अगर लेबर कैपिटल ओवर यूज्ड है तो मैं कैपिटल को इंक्रीज करूंगा। तो हो सकता है जो प्रेजेंट सेट ऑफ लेबर है वो और अच्छी प्रोडक्शन दे दें, क्योंकि वो सभी लोग क्राउडिंग हो रखी है, मान लो एक ही मशीन पे 4 लोग लगे हुए हैं, कब मेरा नंबर आए कब मेरा नंबर आए, तो ये लेबर क्या हो रही है, लेबर तो इनएफिशिएंट है ना अभी, इसकी आउटपुट या प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ रही है। तो हो सकता है मैं एक और मशीन क्रिएट कर दूं, कैपिटल स्टॉक क्रिएट कर दूं, तो ये लेबर मुझे अपनी आउटपुट में 30% इंक्रीज और दे पाए या फिर 20% दे पाए, विच एवर भी, अगर इंक्रीज आ रहा है तो कितना भी है अच्छा ही है मेरे लिए। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि लेबर और कैपिटल आउटपुट रेशियो कैसा है, कि लेबर प्रेजेंट सेट ऑफ कैपिटल पे क्या आउटपुट दे रहा है। अगर तो आउटपुट ऑलरेडी ऐसा है कि कैपिटल अभी अंडर यूज्ड है, आउट ये रेशियो मुझे ये बता रहा है कि कैपिटल अभी अंडर यूज्ड है, तो मैं सोचूंगा कि अभी तो कैपिटल बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो मैं लेबर ही बढ़ा लूँ वही बहुत है। लेकिन कैपिटल अगर ओवर यूज्ड है लेबर के कंपैरिजन में, तो सर्टेनली मैं चाहूंगा कि विद प्रेजेंट सेट ऑफ लेबर, अगर मुझे निकालना ना हो, विद प्रेजेंट सेट ऑफ लेबर मैं चाहूंगा कि कैपिटल को और बढ़ा दूं, तो मेरा आउटपुट और आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाता है। एक लेबर कैपिटल आउटपुट रेशियो है,
ये दूसरी चीज है जो डिटरमाइन करती है कि इन्वेस्टमेंट कैसे होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज है वो है मार्केट सेंटिमेंट्स। अब मार्केट सेंटिमेंट आप कहाँ से समझते हो? मेनली तो हम लोग स्टॉक एक्सचेंजेस से हम लोग मार्केट सेंटिमेंट समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होते हैं कि लोगों का इंक्लाइन कहाँ पर है, क्या वो प्रोडक्शन साइड कंजप्शन साइड में है, क्या फिर थ्रिफ्टी हो रखे हैं, थोड़ा सेव करना चाह रहे हैं, वो अभी कुछ खर्च करने से कतरा रहे हैं। दीज आर मार्केट सेंटिमेंट्स। तो इन तीन चीजों पे अगर मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है कि कंजप्शन साइड पे ज्यादा है तो ऑब्वियसली मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ही। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हो, लेबर कैपिटल आउटपुट रेशो है, जैसा भी है उसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन अगर मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है तो लेबर कैपिटल आउटपुट रेशो अगर मेरे फेवर में भी है तो मैं सोचूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालूं और नया इन्वेस्टमेंट लेने की तो मैं कोशिश ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी फोरकास्ट है कि मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है। उस हिसाब से मैं पहले ही अपनी प्रोडक्शन को प्लान करके कम कर दूंगा। ओके, तो मार्केट सेंटीमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेबर कैपिटल आउटपुट रेशो, ये तीन चीजें डिटरमाइन करती हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसी होगी। अब दिक्कत यहां से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से आएगी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात होगी। इन्वेस्ट क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक डिफरेंस क्या था जो हम लोगों ने पढ़ा था वर्सेस मैक्रो में स्टार्टिंग में, कि एडम स्मिथ बोलते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो प्रोपोनेंट थे, वो कहते थे कि लॉन्ग रन में सब ठीक हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई थी जेएम कीन से, उन्होंने कहा था लॉन्ग रन में हम बचेंगे नहीं, वी मे नॉट एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन, मर जाएंगे क्या पता उससे पहले ही। तो शॉर्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो वेरी फंडामेंटल फाउंडेशन है वो शॉर्ट रन की है, वो शॉर्ट रन में चलती है, वो लॉन्ग रन का सोचती नहीं है। एक साल 2 साल बस, इससे ज्यादा नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बार में इतने से इतने पे कन्फाइंड रहती है, अपने आप को शॉर्ट टर्म के बारे में सोचती है। तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती है, दीज आर एक्सोजेनस। एक्सोजेनस मतलब अगर मैंने 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लान करी है, 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लान करी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही के आज सारी मैंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी होगी। मैंने प्लान करी सपोज 1 जन को, तो कुछ कैपिटल स्टॉक आएगा फेब में, कुछ आएगा मार्च में, कुछ आएगा हो सकता है जुलाई में, और फिर आते आते खत्म होते होते दिसंबर में तो फाइनली मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा पूरे के पूरे 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को। तो ये जो इन्वेस्टमेंट था ये मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था, एंड एज पर माय प्रीवियस प्लान्स ये कंटिन्यू चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कभी भी हम लोग कहते हैं कि वो ऑटोनोमस होता है या फिर एक्सोजेनस होता है, वो कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि जो पहले से प्लान हो रखा है वही चलेगा। एक्स आंटी इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो तो एक्स पोस्ट हो गया, मार्केट से पता चला कि अरे यार और प्रोडक्शन करनी है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो पहले से मैंने फोरकास्ट कर रखी है वो कांस्टेंट रहता है। और सिंस वी आर डीलिंग विद ओनली एक्स आंटे वेरिएबल्स, तो हम लोग ये मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट डज नॉट चेंज, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, जो पहले से प्लान हो रखा है वो प्लान रहेगा। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि एग्रीगेट डिमांड दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली जो चीज थी वो थी कंजप्शन, और दूसरी चीज है वो है इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन कंजप्शन डिपेंड करती है पहले ऑटोनोमस कंजप्शन पे, जो कि थी सी प्लस सी वाई। ये वाई है मेरी इनकम और सी है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना उसको फ्रैक्शन में कंज्यूम कर रहा हूँ। और सी डैश है कि ऑटोनोमस कंजप्शन, ये तो होनी ही होनी है कंजप्शन, इसमें कोई सवाल ही नहीं होता। तो दिस इज टोटल कंजप्शन। और इन्वेस्टमेंट वो आई डैश है, मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या एक्सोजेनस इन्वेस्टमेंट, ये पहले से प्लान हो रखा है, ये होना ही होना, इसमें भी कोई चेंजेस अभी फिलहाल नहीं है इस शॉर्ट टर्म में। एग्रीगेट डिमांड को अगर हम लोग देखें तो एग्रीगेट डिमांड इज एडिशन ऑफ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन एक्सोजेनस फैक्टर्स को हम लोग एक साथ इकट्ठा कर दें या ऑटोनोमस फैक्टर्स को इकट्ठा कर दें तो उसको हम लोग लिख देते हैं ए डैश, मतलब ऑटोनोमस फैक्टर्स प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम, की अपनी इनकम का कितना फ्रैक्शन में कंजप्शन पे लगा रहा हूँ, ये डिफाइन करेगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड हम लोग एक्चुअल में इसको बोलते हैं।
टोटल जो डिमांड क्रिएट हो रही है, एक वेग शब्द हो गया कि टोटल डिमांड कितनी है मार्केट में, लेकिन इन रियलिटी कितना कंजप्शन होना है, कितना इन्वेस्टमेंट होना है, और कितना ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इस पे फर्क पड़ता है। ये होता है एग्रीगेट डिमांड हमारा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये तो था कि जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है इन सब पूरे में, तो ये एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला है या फिर एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो भी चेंज हो जाती है। अब गवर्नमेंट दो तरीके से काम कर सकती है एग्रीगेट डिमांड को चेंज करने के लिए, अल्टर करने में। सबसे पहले तो वो टैक्स लगा देगी। जब टैक्स लगा देगी तो क्या होगा, हम लोग कह रहे थे ना कि एग्रीगेट डिमांड प्रोपोर्शनल होती है कंजप्शन के। कंजप्शन किस पे है, एक तो ऑटोनोमस कंजप्शन कि वो कंजप्शन होना ही होना है, वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अब कोई भिखारी है, उसके पास इनकम कहाँ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो कंज्यूम कर ही रहा है ना, तो एक कंजप्शन या फिर लंगर में जाके कंज्यूम कर ले रहा है। दीज आर ऑटोनोमस कंजप्शन। मैं मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रियलिटी में ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इनकम, और उसका कितना पार्ट मैं खर्च कर रहा हूँ कंजप्शन पे। अब मैं अगर इसी इनकम को कम कर देता हूँ तो एग्रीगेट डिमांड का एक पोर्शन भी कम होना शुरू हो जाएगा। मान लो मेरे पास 10,000 रुपए हैं, और 10,000 रुपए का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.8, मतलब 80%। तो 8,000 रुपए मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अब ये करूं कि मैंने इस इनकम को 10,000 से बदल के करीब 8,000 दिया, अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर उतनी ही है, 0.8 ही है, उसके बावजूद उसके बाद मेरी जो कंजप्शन है वो हो जाएगी 6,400। तो टोटल कंजप्शन तो चेंज हुई ना। अब कंजप्शन चेंज हुई तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज फंक्शन ऑफ कंजप्शन, कि जैसे जैसे कंजप्शन चेंज होगा वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। तो अगर गवर्नमेंट मेरी कंजप्शन को, इनकम को कम कर देती है, वो कैसे करेगी? थ्रू टैक्सेस। थ्रू टैक्सेस जब टैक्स लग जाते हैं तो मेरी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, जो मेरे खर्च करने के लिए मेरे पास एक्चुअल में जो पैसे बचे हैं वो कम हो जाते हैं। मेरे पास अगर 50,000 है, यहाँ पर सपोज करो 50,000 मेरे पास मंथली इनकम है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं अब इसमें से टैक्स दो, 5,000 रुपए टैक्स दे दो, तो मेरे पास स्पेंड करने के लिए कितने रुपए बचे? 45,000। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी इनकम कम हो रही है, खर्च करने वाली इनकम। वैसे तो इनकम यहाँ पे ठीक 50,000 है, लेकिन यहाँ पे मेरी जो एक्चुअल डिस्पोजेबल इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, वो कम हो गई, जो खर्च करने लायक है। लेकिन अब गवर्नमेंट एक दूसरा काम भी करती है, गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर्स भी करती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, रोड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, शिपिंग का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, या फिर डैम्स बनाने शुरू कर दिए, पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। ये सारे प्रोजेक्ट हैं। अब ये प्रोजेक्ट क्या करते हैं, कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, सबसे पहली बात तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे। किस चीज की? रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, इन सब की डिमांड क्रिएट हुई। तो इन सब के जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनके प्रोड्यूसर्स, इनकी इनकम जनरेट हुई, और इनकी इनकम कुछ हिस्सों में बट जाएगी। वो किस में बटेगी? पहले तो प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट निकाल लेगा, फिर एम्प्लॉयज को वेजेस बढ़ा देगा, फिर उसके बाद थोड़ा और ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उसने हो सकता है कैपिटल कहीं से अरेंज करा हो, तो उसको इंटरेस्ट दे रहा हो। मतलब टोटल फैक्टर इनकम भी है, हाउस होल्ड इनकम भी है, वो भी बढ़ जाएगी। वो क्यों हुआ? क्योंकि प्रोजेक्ट से डिमांड क्रिएट हुई रॉ मटेरियल्स की, रॉ मटेरियल से प्रोड्यूसर के पास कहा कि इतने सीमेंट और चाहिए, उसके लिए प्रोड्यूसर ने और थोड़ा एक्सपेंशन करा, उसकी वजह से थोड़ा उसको और प्रॉफिट हुआ, वर्कर्स को थोड़ा और वेज दिया, और हाउस होल्ड इनकम क्रिएट हो गई। दूसरी चीज, किसी भी प्रोजेक्ट में लेबर एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट हो जाती है। लेबर एम्प्लॉयमेंट ये भी हो जाती है। तो कहने का मतलब है यहां से भी इनकम क्रिएट कर दिया गया, और कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भी थोड़ा सा कैपिटल लिया गया होगा। ओके, और थोड़ा सा यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया ही होगा, और लैंड भी लिया गया होगा किसी भी कैपिटल को शुरू करने के लिए। तो लैंड के रेंट चले गए, या फिर उसकी परचेज हो गई, कैपिटल का इंटरेस्ट चला गया, और एम्प्लॉयमेंट के वेजेस तो आ ही गए।
तो यहाँ पे भी अर्निंग्स बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट कोई भी एक एक्सपेंडिचर अंडरटेक कर लेती है, कोई भी प्रोडक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देती है, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है, मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एग्रीगेट डिमांड को अब अगर हम बोलें तो पहले तो वो इस बात पे निर्भर करता था कि ऑटोनोमस फैक्टर्स, या फिर अभी इसको इग्नोर करते हैं, कंजप्शन कितनी है, ये कंजप्शन है, फिर इन्वेस्टमेंट कितनी है जो कि ऑटोनोमस थी। अब एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, लेकिन हम लोगों को इस इनकम में से टैक्सेस को भी माइनस करना था, तो इसको थोड़ा और इम्प्रूव करके लिख देंगे, कंजप्शन प्लस सी वाई माइनस टी, मतलब टैक्स के बाद जो पैसा बचा वो प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये हम लोगों के पास टोटल एग्रीगेट डिमांड होता है किसी भी इकोनॉमी में, और ये केवल डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए है। अभी मैंने इसमें एक्सटर्नल सेक्टर इंक्लूड नहीं किया है। जब हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे एग्रीगेट डिमांड की कैसे चेंज होती है। तो अगर मान लेते हैं कि ये हम लोगों के पास ये आउटपुट है और ये है एग्रीगेट डिमांड के ग्राफ, तो y here y is equal to a dash प्लस g प्लस c इंटू वाई माइनस टी, मतलब ये मेरी कंजप्शन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये ऑटोनोमस फैक्टर, मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आ गया और ऑटोनोमस कंजप्शन भी आ गया, ठीक है। उसके हिसाब से मेरी एग्रीगेट डिमांड जैसे आउटपुट जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड इस स्पीड से बढ़ेगी। लेकिन अभी मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज कर देता हूँ, जी से उसको जी डैश कर दिया, तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड अचानक से इंक्रीज हो जाएगी बाय द सेम फैक्टर, जितने फैक्टर से हम लोगों ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड ऐसी आ जाएगी। और फिर एग्रीगेट सप्लाई जब हम लोग उससे इंटरसेक्ट करेंगे तो हम लोगों के पास टोटल एक इफेक्टिव डिमांड क्या होती है वो पता चल जाएगी, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन एग्रीगेट डिमांड ऐसे चेंज होती है कि जैसे जैसे हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट में, कंजप्शन में चेंजेस करते रहते हैं, वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड ऊपर या नीचे होती रहती है। अभी यही मैंने सपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दिया, एक बार इंक्रीज कर देता हूँ, डिक्रीज वो हटा देता हूँ सारा। अब यही मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी डबल डैश कर दिया, मतलब कम कर दिया, तो एग्रीगेट डिमांड आपकी ये आ जाएगी, ये एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। बढ़ा दिया तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई। तो इस हिसाब से एग्रीगेट डिमांड हम लोगों की कम या ज्यादा होती रहती है। यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में से ग्राफ दिया हुआ था, उसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एग्रीगेट डिमांड ये है, एग्रीगेट डिमांड का कब ये है, जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है वैसे वैसे मेरी इनकम भी बढ़ती जा रही है, ये दिस इज एग्रीगेट डिमांड, ओके। और इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाता हूँ, इन्वेस्टमेंट में मैंने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया, सी, तो एग्रीगेट डिमांड थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और एग्रीगेट डिमांड अब इस हिसाब से बढ़ता रहेगा। सपोज दिस इज माय इनकम लाइन, ये 45 डिग्री पे हमारे पास एक इनकम लाइन है, ये दिखाती है कि मेरे पास इनकम किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, मतलब डिमांड और आउटपुट का एक, एग्रीगेट डिमांड और आउटपुट का एक 45 डिग्री पे जो लाइन जाती है हम लोग उसको यूजुअली इनकम लाइन बोलते हैं, इनकम लाइन। अब इनकम लाइन पे ये डिमांड जहां एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट होती है वो होती है मेरी इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड। इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड क्या है, मतलब इनकम का वो पार्ट जहां जिस पे इक्वल डिमांड है, मतलब अभी तो डिमांड मैंने बताया कि एग्रीगेट डिमांड हो सकता है 10 लाख की हो, 20 लाख की हो, 40 लाख की, 50 लाख की, पता नहीं है, लेकिन मेरी इनकम उसको कितना सप्लीमेंट कर रही है। सपोज मैं 10 लाख की डिमांड क्रिएट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या मेरे पास 10 लाख की इनकम है, दिस इज द क्वेश्चन। अब जहां पे मेरी डिमांड और इनकम दोनों बराबर होंगी, दिस इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिमांड और इनकम बराबर होगी, वो मेरी होगी इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड, मतलब रियलिटी में एग्रीगेट डिमांड वो है। अभी ये इनकम लाइन है 45 डिग्री पे, सपोज दिस इज माय इनकम लाइन, और ये एग्रीगेट डिमांड का मेरे पास एक कर्व आ रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे E1 पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, सॉरी, इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड इज E1 दैट इज इक्वल टू Y1। अभी मैं इसको कर्व को थोड़ा बढ़ा देता हूँ,
इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट चेंज करा, तो अब वो कौन सा पॉइंट है जहां पर इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड? दिस दिस इज द पॉइंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से मुझे एक नया पॉइंट मिला जहां पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर है, दैट इज I2। मतलब इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज लाने का, मतलब इतने चेंज लाने का असर क्या हुआ, इतनी इनकम मेरी बढ़ गई। तो मतलब इन्वेस्टमेंट जितनी नहीं बढ़ी उतनी उससे ज्यादा मेरी इनकम बढ़ी है। So that's how any change in investment and any change in government expenditure increases income multiple times। मतलब हो सकता है ये डबल हो, अगर देखें एक तरीके से ऑलमोस्ट डबल है, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है उसका डबल मेरा इनकम बढ़ा है। क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ? दैट इज बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट, और वो हम लोग आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। मीनवाइल यू कैन गो टू आवर स्प्रिंट यूपीएससी ऐप, उसको अगर नहीं है तो उसको आप डाउनलोड करो और वहां पे आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से भी, चैप्टर वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी, जैसा भी आप क्रिएट करना चाहो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। और टेस्ट की प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी, एंड ग्रेटर द क्लैरिटी इन द कंसेप्ट, मोर कंफर्टेबल यू विल बी इन आंसरिंग द क्वेश्चंस इन द रियल एग्जामिनेशंस। तो ये विंस्टन चर्चिल का कोट हमेशा याद रखना कि अगर 1 घंटा है मेरे पास पेड़ को काटने के लिए, तो 45 मिनट को मैं उसकी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता रहूंगा। इतना इंपॉर्टेंट होता है अपने कंसेप्ट को और क्लैरिफाई करना। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।